अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लेक्चर ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। और इस लेक्चर में हम प्रॉब्लम नंबर 3.7 जो कि हमारे चैप्टर 3 और ये एग्जिटली वाली बुक से हैं, इनको हम सॉल्व करते हैं। कहते हैं कंसिडर ए सिस्टम हुज इनिशियल स्टेट एट टी इज इक्वल टू 0 इज गिवन इन टर्म ऑफ ए कंप्लीट एंड ऑर्थो नॉर्मल सेट ऑफ 3 वेक्टर φ1 φ2 φ3 एज फॉलो। साई एट टी इज इक्वल टू 0, यानी साई एट टी जैसे जनरली हम लिखते हैं साई एट टी अगर लेटर टाइम हो, लेकिन एट टी इज इक्वल टू 0 है तो 1/√3 φ1 प्लस ए इंटू φ2 प्लस 1/√6 एंड φ3। इसमें जो ये चीज़ें हैं ना, ये नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट्स हैं ये वाले, और ये ए जो है ये हमारे पास अननोन है। यहाँ पे वो एक बात करता है कि ये कंप्लीट सेट है एंड आर्थो नॉर्मल है। तो आर्थो नॉर्मल का मतलब ये है कि अगर हमारे पास ऐसी सिचुएशन हो, मींस कि अगर हम φ1 एंड φ1 इनका इनर प्रोडक्ट ले तो ये 1 के इक्वल आता है जी। अगर φ1 एंड φ2 का इनर प्रोडक्ट ले, या इस तरीके से φ1 या φ3 का इनर प्रोडक्ट ले, या φ3 या φ2 का इनर प्रोडक्ट ले, तो ये हमारे पास 0 की इक्वल आती है। ठीक है, सॉरी ये हमें 1 की इक्वल आता है। अगर सेम हो φ1 और φ1 तो 1, या φ2 एंड φ2 इसका इनर प्रोडक्ट क्या आएगा 1, यानी सेम जो हमारे पास डॉट प्रोडक्ट वेक्टर उनका वेक्टर प्रोडक्ट यानी सेम वेक्टर तो इनका जो इनर प्रोडक्ट जो स्केलर प्रोडक्ट वो 1 की इक्वल आता है। लेकिन अगर डिफरेंट हो तो फिर क्या होता है 0 की इक्वल। इसका आर्थो नॉर्मल का मतलब ये होता है। अब कहते हैं कि फाइंड ए सो दैट साई ऑफ 0 इज़ नॉर्मलाइज्ड। तो हम क्या करेंगे, हम इसकी नॉर्मलाइजेशन का वही है कि साई ऑफ 0 एंड साई ऑफ 0 इनर प्रोडक्ट लेंगे। अगर इन दोनों का इनर प्रोडक्ट यानी जिस तरह आप लिखते हैं ए डॉट बी इज़ इक्वल टू ए डॉट बी, एंड इस तरीके से अगर इनका डॉट प्रोडक्ट 1 की इक्वल होता है, यानी इस तरीके से जैसे आप लिखते हैं साई स्टेरिक एंड साई एंड डी टा या डी एक्स इज़ इक्वल टू 1। नॉर्मलाइजेशन कंडीशन ये है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं साई एंड साई इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में, क्योंकि जिसके ऊपर स्टेरिक होता है वो हमारा ब्रा होता है, और जो दूसरा जिसके ऊपर अनस्टेरिक नहीं होता उसको हम कैट्स लिखते हैं। तो इस तरीके से कोर्सपोंड, यानी हम नॉर्मलाइजेशन की जो कंडीशन है जो इंटीग्रल की फॉर्म में होती है उसको हम इनर प्रोडक्ट की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास साई ऑफ 0 एंड साई ऑफ 0 अगर 1 की इक्वल हो तो इट मीन्स क्या नॉर्मलाइज हो। हमारे पास साई ऑफ 0 भी है, कैट वाला साई ऑफ 0 है, हम इसका ब्रा वाला साई ऑफ 0 भी फाइंड कर सकते हैं। देखें ये साई ऑफ 0 यहाँ पे अगर आप देखें तो साई ऑफ 0 इसमें मौजूद है ये। अब हम अगर इससे एक ब्रा में कन्वर्ट करें तो सारी बात है इसका कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट लेंगे। ये सारी रियल नंबर हैं तो इसके साथ 1/√3 एंड φ1 किस में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी इस तरीके से 1/3 एंड φ1 इस तरीके से हो जाएगा ब्रा में। और दूसरा जो नंबर है ए की जगह ए आ जाएगा, और φ2 इस तरीके से ब्रा में तब्दील हो जाएगा, प्लस 1/√6 की जगह 1/√6 एंड इस तरीके से φ3 आ जाएगा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसका और इसका आपने इनर प्रोडक्ट लेना है। तो क्योंकि ये आर्थो नॉर्मल है तो φ1 एंड φ1 जब आप ये साई और इस साई को, यानी ये जो साई ऑफ 0 है और ये जो साई हमने फाइंड किया है, ठीक है, इनका इनर प्रोडक्ट लेंगे तो φ1 और φ1 इनका इनर प्रोडक्ट 1 हो जाएगा, 1/3 और 1/3 ये 1/3 आ जाएगा, ये ए और ये क्या हो जाएगा a स्क्वायर, और φ2 और ये जो φ2 है ये 1 हो जाएगा और a स्क्वायर आ जाएगा। इस तरीके से 1/6 ये 1/√6 एंड 1/√6 1/6 एंड φ3 एंड φ3 1। बाकी जो है सब जो क्रॉस 1 φ2 φ1 है वो 0, φ3 φ2 ये भी 0, बाकी जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वाली है वो 0 जाएंगे। तो ये इक्वल टू 1 फॉर नॉर्मलाइजेशंस जी। तो हमारे पास बाकी तो कांस्टेंट इनको दूसरी साइड पे कर लेंगे तो ए की वैल्यू आ जाएगी। अब ए की ये वाली वैल्यूज़ हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके नॉर्मलाइज स्टेट फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो ये हमने नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट जिसका पार्ट ए है, आई थिंक कि ये सॉल्व हो गया। फिर वो कहता है कि इफ़ द एनर्जीज कोरस्पॉन्डिंग टू φ1 φ2 φ3 आर गिवन बाय E1 E2 एंड E3 रिस्पेक्टिवली, राइट डाउन द स्टेट ऑफ ए सिस्टम एट एनी लेटर टाइम। ठीक है, तो अगर हमें टाइम t इक्वल टू 0 पे कोई स्टेट पता हो तो हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करके उस पे टाइम एट लेटर टाइम पे भी हम स्टेट फाइंड कर सकते हैं। तो साई एट लेटर टाइम t विल बी इक्वल टू टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा h टी और एच कट एंड साई ऑफ 0 के साई एट टी इज इक्वल टू 0 पे जब हम टाइम एवोल्यूशन ऑपरेटर अप्लाई करेंगे तो ये हमें किसी लेटर टाइम पे क्या बता देगा
सिस्टम की स्टेट डिस्क्राइब करेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास ये जब हम किसी स्टेट पे अप्लाई करते हैं तो इसकी हमारे पास जो आइगन वैल्यू आती है वो एनर्जी की आती है फर्स्ट इन टाइम 0 पे। इस पर अप्लाई करेंगे φ1 पे, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आएगा, ये इसकी आइगन वैल्यू आ जाएगी E1 अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे। अगर हम इस पे अप्लाई करेंगे तो इसकी हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी E2, और अगर हम इस स्टेट पे अप्लाई करेंगे तो यारी बात है हमारे पास आइगन वैल्यू आएगी E3, जैसे हमने यहाँ पे लिखा है साई ऑफ 0 जी। φ1 पे अप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आइगन वैल्यू आ जाएगी E1 T और H कट, बाकी H की जगह E1 आ जाएगा। इस तरीके से φ2 यहाँ पे क्या आ जाएगा E2, इसकी आइगन वैल्यू क्या आएगी E2, और यहाँ पे क्या आ जाएगी φ3। हाँ जी, अब मसला ये है कि ये जो E1 है, ये जो E2 है, ये जो E3 है, इनकी वैल्यूज़ क्या होंगी। वैसे हमारा क्वेश्चन यहाँ तक सॉल्व हो गया, हमने फंक्शन एट लेटर टाइम t के लिए लिख लिया है, हमारा स्टेट हमने लिख लिया है। लेकिन फॉर द अंडरस्टैंडिंग अगर कोई कहता है कि E1, E2 एंड E3 की वैल्यू फाइंड करें, और या ये कि आपके पास ये कैसे आया है, तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हैं। अगर हमें E1 यहाँ पे चाहिए या आप इसमें यानी अप्लाई करना चाहते हैं, तो जो आपके पास E1 है एक्चुअली ये E1 अगर मैं यहाँ पे लिखूँ, यहाँ पे E1 इज़ इक्वल टू φ1 हैमिल्टोनियन एंड φ1, तो ये आपके पास बनेगा। अगर आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये पहले के ऊपर स्टेरिक फी स्टेरिक हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, उसमें ज़ाहिर बात है जो हमारे पास होता है माइनस एच कट स्क्वायर एंड 2m, और आगे डी स्क्वायर, ये तो बाहर नहीं लिख सकते, डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर, और आगे क्या है फी। तो पहले इसका डबल डेरिवेटिव लेंगे, जो आंसर आएगा इसको फी स्टेरिक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। फी स्टेरिक हमारे पास क्या है, कोई वेव फंक्शन होगा। ज़ाहिर बात है किसी स्टेट, ये जो हमारे पास स्टेट है ये बाउंडेड पार्टिकल हो सकता है। ये जिस तरीके से आपने इसमें पढ़ा होगा कि हमारे पास स्क्वायर वेल के अंदर एक पार्टिकल है जिसके हमारे पास वेव फंक्शन होता है √2/L sin n πx/L, ये कोई इस तरीके से वेव फंक्शन हो सकता है। तो इसके कोरस्पॉन्ड हमारे पास क्या आ जाएगी, E1 आ जाएगी। अगर हम φ1 या अगर हमें E2 फाइंड करना है तो फिर हम क्या करेंगे, हमारे पास होगा φ2 हैमिल्टोनियन एंड φ2, इसका हम इनर प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। इस तरीके से हमें E2 भी मिल जाएगा, E1 भी मिल जाएगा एंड E3, तो यहाँ पे हम पुट करके वो भी फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, और फिर क्वेश्चन नंबर, इसका पार्ट नंबर जो हमारे पास है सी, डिटरमिन दी प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग स्टेट एट लेटर टाइम t इन द φ3 स्टेट। हमने प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है एट स्टेट 3। तो प्रोबेबिलिटी के लिए आपने याद करना, क्योंकि प्रोबेबिलिटी होती है साई मार स्क्वायर, तो प्रोबेबिलिटी एट साई, तो प्रोबेबिलिटी एट साई t एट लेटर टाइम, तो साई मार स्क्वायर φ3 एंड साई। तो φ3 का हमने इनर प्रोडक्ट, φ3 हमारे पास क्या है 1/√6, ये हमारे पास φ3, इसका हम जब साई एट लेटर टाइम t के साथ जब इनर प्रोडक्ट लेंगे तो आपके पास पता है बाकी ये φ3 की वैल्यू क्या है हमारे पास 1/√6 एंड φ3 आ जाएगा। साई ऑफ t क्या है, साई ऑफ t की क्या वैल्यू, ये देखें। बाकी सब के साथ इनर प्रोडक्ट, ये टर्म भी 0 जाएगी, ये भी 0 जाएगी, सिर्फ ये टर्म सर्वाइव करेगी, यानी ये वाली। तो ये वाली आपके पास आ जाएगी 1/√6 बाहर आ जाएगा, 1 और ये एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा E2t/h कट आ जाएगा। ठीक है, मार स्क्वायर। तो φ3 एंड साई ऑफ t मार स्क्वायर आप ले सकते हैं, यहाँ पे साई मार स्क्वायर 1/6, और ये कम्प्लेक्स कॉन्जुगेट है, ज़ाहिर बात है आयोटा भी होगा, प्लस माइनस आयोटा होगा, क्योंकि ये चीज़ आपको पता है कि यहाँ पे जो मार स्क्वायर होता है वो एक्चुअली क्या होता है, साई एंड साई स्टेरिक होता है। तो इसका स्टेरिक क्या होगा, प्लस आयोटा, और इसका साई क्या होगा, माइनस आयोटा है, तो वो दोनों कैंसिल हो जाएंगी। एक्सपोनेंशियल आयोटा एक्सपोनेंशियल माइनस आयोटा 1, और 1/√6 ये आपके पास क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा। तो ये आपकी इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इस तरह आप लेटर टाइम उसके लिए φ2 की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड कर सकते हैं। अगर आप φ2 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करें तो क्या आएगी 1/2, φ1 की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो क्या आएगी 1/3। अब फिर आप टोटल प्रोबेबिलिटी को ऐड करेंगे तो 1 की इक्वल आनी चाहिए। तो आई थिंक्स कि ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 जो 7 था, इस यहाँ पे मैं स्टॉप करूँगा।